देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और मैं अपने गांव शहर के लिए रवाना हो रहा था। देर रात की मेरी ट्रेन थी और एक तो गांव खेड़ा रेवाड़ी स्टेशन से मेरी ट्रेन निकलने वाली थी। घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा जिद की, आज अमावस की रात मैं अकेले इस तरह देर रात ट्रेन ना पकड़ूं। लेकिन मैं कहाँ किसी की सुनने वाला था। घर वालों ने यह भी बताया था कि स्टेशन पर खौफनाक साए मंडराते रहते हैं जो अकेले सफ़र करने वाले राही को अपने चपेट में ले लेते हैं। कहते हैं कि कुछ साल पहले इस स्टेशन के ही पीछे किसी निर्दोष की हत्या करके उसे दफना दिया गया था और उसके बाद से ये स्टेशन वीरान सा हो गया, जहाँ से हफ्ते में केवल 2 बार ही ट्रेन गुजरती है। मेरे लिए तो ये सब बेतुक की बातें थीं। ट्रेन के अलावा किसी और वाहन से सफ़र बहुत ही मुश्किल होता। मैं बिना कुछ सोचे समझे स्टेशन के लिए निकल पड़ा। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे आज काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि अभी भी ट्रेन के आने में थोड़ा समय बाकी था। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह स्टेशन तो पूरा का पूरा इस कदर सन्नाटे में डूबा था मानो रात में वहां पर खामोशी के अलावा कोई और रहता ही ना हो। अरे यार, कैसा भयानक स्टेशन है ये। मैं इतना बोलते बोलते उस स्टेशन पर चक्कर काटने लगा। तभी मैंने फ़ोन निकाला तो फ़ोन पर मुझे पता चला कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी देरी से यहाँ पर पहुँचने वाली है, जो कि मेरे लिए अच्छी बात तो नहीं थी। मगर अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था सिवाय वहाँ पर ठहरने के। अभी मैं स्टेशन पर इधर उधर टहल ही रहा था कि एक आवाज़ से जैसे पूरा सन्नाटा टूट गया। कुछ चंद पलों के लिए एक आवाज़ उमड़ी और फिर शांत हो गई। वह आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आई थी, लेकिन वहाँ चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दिया। मगर फिर ये आवाज़ किसकी थी, मैं यही सोचते सोचते अपनी धीमी धीमी चाल से उस तरफ जाने लगा जिस तरफ से वो आवाज़ आई थी। मैं उस तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे सर से ठीक ऊपर से गुजर गया हो। इसके बाद जब मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाया तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं लंबी सांस लेते हुए अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए थोड़ा टहलने लगा। तभी अचानक से मेरा पैर किसी चीज़ से जा टकराया। जब मैंने नीचे देखा तो मैं एकदम से पीछे हट गया, क्योंकि वहाँ पर किसी जानवर की लाश थी। मगर यहाँ पर तो कुछ देर पहले कोई भी जानवर मौजूद नहीं था और न ही यहाँ पर किसी जानवर का शरीर भी मौजूद था। लेकिन जब मैंने इसे इतने गौर से देखा तो मुझे और भी अजीब सा अनुभव होने लगा। उस जानवर का मृत शरीर देखकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि उस जानवर का सिर ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर किसी ने उसके धड़ से उखाड़ दिया हो। गौर से देखने पर पता चला कि वो एक भेड़िया का शरीर मालूम पड़ रहा था। और इस जानवर की यह दशा आखिर कौन कर सकता है। मैं यही सोचते सोचते अपने कदमों को पीछे की तरफ हटाने लगा। लेकिन अब भला किसी जानवर की मौत से मुझे क्या फ़र्क पड़ना था। ये एक अशुभ संकेत ज़रूर था, पर मैं इसे समझ नहीं पाया और चुपचाप वहाँ से पीछे हट गया। मैं अपनी धुन में जाकर स्टेशन के एक पत्थर पर बैठ गया। मैं उस पत्थर पर बैठा ही था कि अचानक उस पत्थर के ठीक भीतर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वह बिल्कुल वही आवाज़ थी जो कि मुझे पहले सुनाई दी थी, यानी कि वह आवाज़ भी इसी पत्थर के अंदर से ही आई थी। मैं अपने कानों को धीरे धीरे उस पत्थर के करीब ले जाने लगा, मगर तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अपनी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी हो। जब मैं उसकी तरफ देखने लगा तो मेरे तो पसीने छूटने लगे। मैं बहुत ही बुरी तरीके से डर से कांपने लगा था, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि जिस जगह पर वह भेड़िया का कटा हुआ सिर था वहीं पर एक डरावना सा दिखने वाला आदमी था जिसकी गर्दन उसके हाथ में थी। वह उस भेड़िए के मांस को निकाले जा रहा था। मुझे अब पता चल रहा था कि क्यों इस स्टेशन पर रात में इतना शोर नहीं रहता, क्योंकि इस स्टेशन की रात तो कुछ अलग ही दास्तां बयां करती है। वो आदमी स्टेशन का ही कोई भिखारी मालूम पड़ रहा था। मेरी सांसें अब तेज होने लगी थी। मैं जोर जोर से हाँफने लगा और शायद मेरी हाँफने की आवाज़ सुनकर वह भयानक दिखने वाला डरावना सा इंसान
पीछे की तरफ देखने लगा। उसकी शक्ल देखकर मानो आज मैं वहीं पर डर के मारे मरने वाला था, और उसकी हल्की हल्की और एविल जैसी मुस्कुराहट मुझे मेरी मौत को साफ साफ संकेत दे रही थी। मैं बहुत ही बुरी तरीके से अब डर चुका था। मैं स्टेशन के उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाई पड़ रहा था। अभी मैं अपने जमे हुए पैरों से धीमी गति से चलते हुए उस कमरे की तरफ चल पड़ा। उस कमरे के अंदर मुझे एक छोटी सी बल्ब की रोशनी दिखाई पड़ रही थी। मैं उसके पास पहुंचा तो इस बार मैंने देखा कि उस जगह पर एक नहीं बल्कि कई सारे भेड़िए बैठे हुए थे, और मैंने एक नज़र पीछे की तरफ डाली तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। चारों तरफ जंगली जानवरों को देखकर मुझे तो हैरानी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। ये सब क्या हो रहा था? और फिर दोबारा मेरी नज़र उस कमरे में पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर अब सफ़ेद सफ़ेद सा धुआं चारों तरफ फैलने लगा है। वह धुआं इतना गहरा था कि कोई भी चीज़ वहाँ पर नजर ही नहीं आ रही थी। तभी अचानक पता नहीं किसने उस धुएं में मेरी गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे मेरी गर्दन पर अपने बड़े बड़े नाखून धंसाने लगा। मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और अपने आप को उन ताकतवर हाथों से एकदम से छुड़वाया, और फिर अपने धीमे धीमे पैरों से उस धुएं को पार करने लगा। उसके बाद जब मैं उस जगह से थोड़ी दूर पर गया तो मैंने देखा कि वह धुआं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी तो उसे देखने के बाद यह तो बात साफ हो गई कि आज मेरा जिंदा बचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी एक और भयानक मुस्कुराहट मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि वही भयानक आदमी था जो मुझे पहले नजर आया था, जिसकी एविल मुस्कुराहट मैंने पहले भी देखी थी। उसकी टूटी हुई गर्दन उसको और भी भयानक बना रही थी। उसका हाल चाल इतना भयानक था कि जिसे देखकर मैं बहुत ही बुरी तरीके से खौफ में डूब चुका था। उस आदमी के बड़े बड़े कदम मेरी तरफ छोटी छोटी चाल से अब बढ़ने लगे थे। आज वो मेरी तरफ ही नहीं बढ़ रहा था बल्कि मेरी मौत ही मेरी तरफ बढ़ रही थी। उस आदमी को देखने के बाद किसी की भी सांसें थमने लग जाएं। मैं किसी तरह पीछे पलटा और फिर वहां से आगे बढ़ गया। मैं उस स्टेशन से बाहर जाना चाहता था, मगर मैं जिस तरफ जाता तो मुझे वही आदमी बिल्कुल मेरे सामने खड़ा मिलता। मैं थक हार कर एक बार के लिए ट्रेन की पटरी पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैं वहां से किसी तरह उठा। फिर जब मेरी नज़र उस कमरे पर पड़ी जहां पहले बहुत ही जोर का सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकला हुआ था, तो इस बार मैंने देखा कि उन जगहों पर उन भेड़ों के कटे फटे सर पड़े हुए थे। जहां पर पहले मुझे बहुत ही सारे जानवर नजर आए थे, मगर वहां पर अब कोई नहीं था। सिर्फ उनके कटे हुए सिर ही वहां पर पड़े हुए थे। मैं उस स्टेशन से निकलने के लिए थोड़ा सा आगे चलने लगा। मैं वहां से कुछ दूर आगे गया तो फिर अचानक मैं ही लड़खड़ाकर एकदम से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मेरी आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा छाने लगा, और फिर मैं एकदम से डरावनी दुनिया के अंदर खोसा गया था। फिर मैंने देखा कि एक जानवर के जैसा इंसान जिसके बड़े बड़े नाखून और बहुत ही बड़े बड़े दांत, जो कि धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर अचानक से वह सीधा मेरे ऊपर कूद गया। उसने पहले तो मेरा गला पकड़ा और मेरे गले को दबाना शुरू किया, और फिर अचानक से उसने बड़े बड़े नाखून मुझे दिखाते हुए मेरी गर्दन को एकदम से पीछे की तरफ मोड़ दिया। मेरी गर्दन टूट गई और उसकी चीख के साथ ही मेरी आंख खुल गई। कुछ पल के लिए मैंने एक भयानक सपना देखा। मैं पूरा का पूरा अब पसीने से तरबतर हो चुका था। मेरे सारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। मैं हड़बड़ाते हुए उठा और फिर चारों तरफ देखने लगा। इस बार मुझे ना तो कोई भेड़िया नजर आया और ना ही वो भयानक दिखने वाला हैवान। सभी अचानक से गायब हो गए। मुझे वहां पर चारों तरफ फैला हुआ खून अपनी आंखों से साफ साफ नजर आ रहा था, और फिर अचानक धीमे धीमे कदमों की आहट मेरे कानों में पड़ी। फिर जैसे ही मेरी गर्दन धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमने लगी तो मानो उस दृश्य को देखकर तो मानो मैं डर और खौफ की उस दुनिया में था जहां से लौट पाना बहुत ही मुश्किल होता। इस बार मैंने देखा कि जिस आदमी को मैंने सपने में देखा था वही आदमी बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसकी गर्दन एकदम टूटकर नीचे झुकी हुई थी। वह मुझे तो देख नहीं पा रहा था,
लेकिन उसके बाद उसने अपनी गर्दन को अपने हाथ से पकड़ लिया। फिर वो एक भयानक मुस्कुराहट में वह दोबारा मेरी तरफ देखने लगा और फिर धीरे धीरे उसके कदम एक बार मेरी तरफ बढ़ने लगे। उसने अपनी गर्दन को एकदम सर पर कर लिया था। मैं उसके डरावने शरीर को देखकर एक बहुत ही जोर की चीख में चिल्लाया और उसके बाद मैं अपने सर को घुटने के अंदर देकर वहीं पर बैठ गया। जब मैंने अपनी गर्दन को उठाकर चारों तरफ देखा तो वहां पर अब वह इंसानी रूपी प्रेत कहीं पर दिखा नहीं। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पांव हवा में उठाया हो, यानी कि कोई मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से मेरे पैर को हवा में उठाते हुए मुझे उस जगह से अचानक ही घसीटते हुए ट्रेन की पटरी पर ले आया। और शायद अब वो समय हो चला था जब ट्रेन भी स्टेशन पर आने वाली थी। मैं किसी तरह उन पटरियों से उठने की कोशिश करने लगा। उस हवा में मुझे जो आदमी महसूस हुआ था और शायद अब वह वहां से गायब हो चुका था, लेकिन यह बात पूरे तरीके से पक्की नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना आभास हो रहा था कि मेरे आसपास इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। मैं अपने आप को किसी तरह संभालते हुए उन पटरियों से उठा कि अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं पर मेरा पैर अटक गया हो। फिर जब मैंने देखा तो मेरा पैर एक लोहे की रॉड के अंदर फंस चुका था। मैंने किसी तरह अपने पैर को उस लोहे की रॉड से बाहर निकाला, जहां पर मुझे कुछ देर पहले उस स्टेशन पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य से दिख रहा था। तो अब वहीं पर उस सन्नाटे को चीरता हुआ वही आदमी फिर से खड़ा हुआ दिखा, लेकिन इस बार उस आदमी के हालचाल पूरे तरीके से बदल चुके थे। इस बार उसकी एक आंख जो बाहर निकली हुई थी और उसके नुकीले दांत बाहर निकल चुके थे, मगर वह सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा था। न ही तो वो मेरी तरफ आ रहा था और न ही किसी और दिशा में। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक और डरावनी रात थी, जिसको भूल पाना लगभग नामुमकिन है मेरे लिए। अब वो होने वाला है जो मैंने सिर्फ सपने में सोचा था। फिर पीछे से लात की मार लगते ही मैं बहुत ही तेजी के साथ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मैं और भी बुरे अंदाज से घायल हो गया। एक काला धुआं अचानक ही मेरी आंखों के सामने उत्पन्न होने लगा। मैं हांफते हुए बचाओ बचाओ कोई है, मगर मेरी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई दूसरा मौजूद नहीं था। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने कहा। सामने से एक बहुत ही भारी और मोटी आवाज जिसने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैंने भी क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? सिर्फ जंगल से उन जानवरों को ही तो पकड़ता था अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन तुम लोगों में कहीं इंसानियत ही नहीं है। फिर मैंने कहा, क्या बोला आपने? लेकिन तब तक वो आवाज आनी बंद हो चुकी थी और मेरे सामने वो आंख फूटा और गर्दन टूटा काला साया बिल्कुल मेरे सामने सिर झुकाए खड़ा था। फिर अचानक से उस काले काले साये ने मेरे ऊपर झपटना ही ठीक समझा और फिर मुझे अपने ऊपर बहुत ही भारी बोझ महसूस होने लगा। अचानक एक सफेद धुएं के साथ में वह मुझे साफ साफ एक भयानक और डरावने अंदाज में नजर आने लगा। यह मेरा कोई सपना नहीं था, बल्कि एक भयानक डर की दास्तां है और एक हकीकत जो कि मेरे सामने मेरी मौत बनकर नजर आ रही थी। तभी उसने अपने बड़े बड़े नाखून मेरे गले के अंदर घुसाने शुरू कर दिए। उसके बड़े बड़े नाखून अब मेरे गले के अंदर लगभग धंस ही चुके थे, मगर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि अचानक से मुझे सामने से ट्रेन आती हुई नजर आई। जैसे उस ट्रेन की रोशनी उस काले साए पर पड़ी कि वो अचानक से हवा में धुआं हो गया और उसके बाद ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकने के बाद वहां पर कुछ आदमी मेरे पास दौड़ते हुए आए। अब मुझे ना तो कोई दर्द हो रहा था और ना ही कोई तकलीफ, लेकिन मैं इस वक्त कितने खौफ में था ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। फिर कुछ लोग मुझे उठाकर ट्रेन के भीतर ले गए। सुबह जब मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और तब मैंने इस घटना का जिक्र वहां पर बैठे सभी लोगों से किया, तब जाकर मुझे इसका रहस्य पता चला कि कुछ साल पहले वहां पर एक भूखा भिखारी रहता था, मगर जब उसकी भूख कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो उसने जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। जब यह बात उन सबको पता चली जो कि उसी स्टेशन पर काम करते थे, तो उन्होंने उस आदमी को पहले तो बहुत मारा और फिर वहीं स्टेशन के पास उसको दफन कर दिया, क्योंकि उस स्टेशन के पास एक जंगल पड़ता है। उस जंगल के काफ़ी सारे जानवर वहाँ पर मरे हुए मिलने लगे, तो वो लोग इससे बेहद नाराज हुए। स्टेशन पर हर जगह
खून और मांस का पसरा रहना वाकई स्टेशन की छवि को बिगाड़ देता है। भिखारी की भी तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। तेज तूफान और बारिश में कुछ लोगों ने मिलकर उस भिखारी को स्टेशन के ठीक पीछे दफना दिया था। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वह लोग नहीं जानते थे कि उनकी वजह से आने वाले कुछ समय में यह स्टेशन पूरा सुनसान बन जाएगा। दोस्तों, बाकी ये घटना मेरे लिए बेहद ही खौफनाक घटना थी। इसके बाद कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसे किसी सुनसान इलाके से गुजरूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।